मोदी जी ने हालत की है इस देश की। जिन लोगों ने भी, ऐसे लोग हम भी जानते हैं, आपके सर्कल में भी होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होंगे, जो मोदी जी पर मर मिटने को तैयार होते थे, हमसे आपसे लड़ने को तैयार हो जाते थे, आज उनकी क्या हालत है। टमाटर और प्याज की यह स्थिति है कि जैसे किचन में इन दोनों चीजों पर 144 धारा लगी हुई हो, 4 से ज्यादा नहीं रख सकते, इतने महंगे हो गए। टमाटर, भिंडी, प्याज, शिमला मिर्च, जो पिछले साल इस वक्त कीमत थी उससे कहीं ज्यादा आज टमाटर 100 से 120 रुपए इसी शहर में बिका। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो लोग हैं, नए नए मुद्दे लाकर डिबेट्स करने वाले लोग हैं, सुबह से शाम तक आपको परेशान करते रहते हैं कि भैया बाइट लेकर आओ, फला मुद्दा, जो कि है ही नहीं। सुबह से मुझको भी बहुत फोन आया आप जैसे साथियों के। मैं हैरान था कि मुद्दा क्या है और बात किस पर हो रही है। प्याज, भिंडी 120 रुपए किलो, यह है असली मुद्दे। और यह सब क्यों हो रहा है? क्यों आज प्याज 50 रुपए किलो है, शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो बिक रही है? ये है मुद्दे। इस पर सरकारें बननी और बिगड़नी चाहिए। इस पर विपक्ष को आंकना चाहिए कि विपक्ष की आवाज उठाता है या नहीं उठाता। महीने के अंत में जेब में कितना पैसा बचा, इस पर सरकार के परफॉर्मेंस को नापना चाहिए। मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं बैठा हूं, लेकिन दर्द बांटने बैठा हूं कि क्यों हम इन मुद्दों से भटकने देते हैं। विपक्ष को भी आप भटकाने पर मजबूर करते हैं कि नहीं साहब इस पर जवाब दीजिए, कि नहीं देंगे साहब इसी पर बात करिए। क्यों सरकारों को हम अनुमति देते हैं इन मुद्दों से भटकने की या भटकाने की? क्यों इतने महंगे हुए हैं? क्योंकि इनपुट कॉस्ट, बार बार रणदीप भाई आकर कई बार बोल चुके हैं, हम सब बोल चुके हैं, बार बार इस मुद्दे पर बोलते हैं कि साहब इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। डीएपी, डीजल और जो तमाम कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाया आपने। प्री कोविड जो हुआ हम सबने देखा, ड्यूरिंग कोविड जो हुआ हम सबने देखा, पोस्ट कोविड की कोई तैयारी नहीं थी, वो आज दिख रहा है। 30 नवंबर को मुफ्त अनाज योजना भी बंद हो जाएगी। यह आपकी तैयारी है पोस्ट कोविड से डील करने की। कोविड के बाद जब लोग अपनी बची हुई जिंदगी को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त तो उनको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है और आप उस वक्त हाथ खींच रहे हैं। तो बड़े दर्द के साथ हम ये बार बार ये मुद्दे उठाते हैं कि आप सबसे निवेदन करते हुए उठाते हैं, साहब इन्हीं मुद्दों पर रखिए राजनीतिक संवाद को, क्योंकि यही मुद्दे हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं, यही मुद्दे हैं जो लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, यही मुद्दे हैं जिन पर आधारित होकर लोग अपना वोट तय करेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना। वो तमाम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं जब सुबह दूध खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, और तेल और टमाटर और प्याज आलू में तो आपस में जैसे प्रतियोगिता चल रही हो कि मैं आगे जाऊंगा, नहीं मैं आगे जाऊंगा। वो तमाम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज सुबह से शाम तक हम और आप जब संघर्ष करते हैं और फिर खबर आती है कि रेडीमेड कपड़ों पर और चप्पल पर भी, ये वही चप्पल है जिसको पहनकर मोदी जी कहते थे हवाई जहाज में यात्रा की जाएगी, चप्पल पर भी जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाता। सुना है ज्वेलरी पर भी होने वाला है। आप बताइए कि अगर इस तरह से इन उत्पादों पर जीएसटी इतना बढ़ा दिया जाएगा तो चोरी बढ़ेगी या घटेगी? ब्लैक इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी? मोदी जी के साथ समस्या यह है कि उनको अपनी गलती का एहसास 1 साल बाद होता है और फिर उस गलती को ढकने के लिए दूसरी गलती कर देते हैं। तो 7 साल का मोदी जी का जो कारवान है गलतियों का एक सिलसिला मात्र है, उससे आगे कुछ नहीं है। किसानों के बिल लाए, 1 साल बाद समझ में आया जाकर कि गलत था, अब फिर कोई गलती कर देंगे ताकि
पिछली गलती को हम याद न रख सकें, लेकिन उन 7 सालों की जो गलतियों का खामियाजा है वो मुझे, आपको, हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के नीचे के लोग हैं, उन सबको भुगतना पड़ रहा। जिन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर सरदार मनमोहन सिंह जी ने उठाया था, वो तो वापस गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए, और भी नई एक खेप तैयार हो गई गरीबी रेखा के नीचे की। यह है मोदी जी की गलतियों का सिलसिला, और यह है उन गलतियों का खामियाजा जो हमें और आपको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी तरफ से जो हमारा फर्ज है, जो हमारा धर्म है, वो निभाएंगे। इन मुद्दों पर आपका ध्यान, देश का ध्यान, समूचे विपक्ष का ध्यान लाएंगे, और हो सकता है शायद सरकार का भी ध्यान जाए। असली समस्या पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, टमाटर, भिंडी, आलू, बड़े अनरोमांटिक बातें कर रहा हूं मैं। इसमें कोई ग्लैमर नहीं है राजनीति का, माफ कीजिएगा, वो है भी नहीं। पोएट्री नहीं है, प्रोज है, साहित्य है। बोरिंग लगता होगा, लेकिन हकीकत जिंदगी की यही है। इसलिए अगर आपको कोई उम्मीद हो कि इस मंच से कोई लुभावनी बातें होंगी, तो माफ कीजिएगा, कांग्रेस लुभावनी बातों के लिए आपके पास है, मोदी जी वहां जाइए, लेकिन कांग्रेस कड़वी हकीकत आपके सामने रोज रखेगी, जैसे कि रखती आई है, आगे भी रखेगी। 2024 में नतीजे बदलेंगे, ये पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि आज लोगों को एहसास हो रहा है कि जो आदमी अचानक आकर बोल देता है साहब तपस्या में कमी रही होगी, साहब कमी तो बहुत जगह रही है आपकी। देश को समझ में आ गया है कहां कहां कमी रही है, और आज भी गुरूर देखिए, घमंड देखिए कि तपस्या में कमी रही कि कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। कहां है पन्ना प्रमुख, क्यों नहीं समझा पाए? वो सिर्फ वोट लेने के लिए हैं क्या? नोटबंदी से शुरू हुआ वो सिलसिला आज यहां आकर हम खड़े हैं, जहां दिन का खर्च चलाना संभव नहीं है। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, गांव देहात में, सब जगह अगर आप हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का आंकड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्पादन कम हुआ है कुछ प्रोडक्ट्स का, कुछ कमोडिटीज का। वो क्यों कम हुआ है, इसकी तह तक हमें जाना होगा। कभी खबर आती है कि टमाटर फेंक दिए किसानों ने, उनको कीमत नहीं मिल रही, और यहां 100-120 रुपए में बिक रहा है। आज किसान मजबूर है कि उसके पास इनपुट कॉस्ट के लिए पैसे नहीं है, वो उगाना नहीं चाहता। यह स्थिति पैदा हो गई। यह किसका हित साधने के लिए मोदी जी ये काम कर रहे हैं? I have come before you not with poetry but with prose, not with any romantic, high-sounding words, but very, very brutal, cruel reality of everyday life of every single Indian, whether he or she is from the middle class, lower middle class, or lower class. It affects every single Indian. It appears as though there is a section 144 in the kitchen when it comes to tomatoes and onions. You cannot have more than 4. Why is it that we are paying 100 rupees for a kilogram of tomatoes, 120 rupees for capsicum, 50 rupees for onions? Why is it that the farmers find it difficult to produce these commodities because of the input cost, which is very high? We've been repeating here, GST on agricultural equipments, the price of DAP, the price of diesel. After all these commodities come from various parts of the country to the Azadpur Mandi here. They end up paying for diesel. They end up paying for a lot of input costs that we mentioned before. Why is it that the government keeps trying to distract our attention, the collective attention of this country, through the media, through all of us, through social media, to issues which are non-issues? Since morning I've been getting calls, so we have to take a bite. I thought they will take a bite on tomatoes and onions and potatoes, but no. The issues are something else for the government. But we would not allow
the collective attention of the country to be hijacked by this government again and again every day by creating non-issues and hiding their failures. Mr. Modi has a problem, many problems, but one of them is that he realizes his mistakes 1 year later. Farmers' bill, the black laws, demonetization. He silently acknowledges his mistake because they don't celebrate the anniversary of demonetization anymore. They never celebrated it. 2017 was the last time they celebrated it, and then they withdrew. So the 7.5 years of Mr. Modi has been a long chain of mistakes, some acknowledged, some realized, some not acknowledged, not realized. Why should the country pay a price for this series of mistakes of Mr. Modi? And why should we allow, as the opposition, or as a responsible opposition, we will not allow the attention of this country to be distracted. We will keep bringing the government back and the narrative back to where it belongs. It belongs to my everyday problems. We've brought these problems today. At the end of the month, how much do we save in our pockets is how we measure the performance of a government and also performance of ourselves as media persons, of opposition leaders. Have we been able to make the government realize its mistakes or not? As we struggle paying our EMIs, our monthly bills, whether it's milk, petrol, diesel, cooking oil, vegetables, we get to know that the GST on ready-made garments and slippers has been increased from 5% to 12%. Why? This government is getting away with this because you and I are allowing it to get away with it. We will not do it. And I hope even you won't let this government get away with it. I hope we'll all focus on these issues because these are the issues that affect every single Indian. And we owe it to this country, whether we win elections, whether we lose elections, whether we have TRP, whether we do not have TRP, whether we get a promotion in our media organization, whether we do not get a promotion in our media. After all, we also owe it to the country. Your questions, and please focus your questions on this. वोडाफोन ने एक के बाद एक हर वस्तु, हर कमोडिटी, हर सेवा की कीमतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सरकार को एक भरोसा है कि लोगों का क्रोध, वह उसका प्रबंधन, क्रोध का प्रबंधन कर सकती है सरकार। एंगर मैनेजमेंट, वो एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा भड़काते हैं, जाति पर, धर्म पर, भाषा पर, लिबास पर, भोजन पर, विचारधारा पर। लेकिन भूख सबको लगती है, ये सेवाएं सब लेते हैं, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता सबको होती है, यह समस्याएं सबके लिए हैं। इट इज आवर पेन दैट यूनाइट्स अस, इट इज आवर सफरिंग दैट यूनाइट्स अस। हम सब एक हैं इन समस्याओं से जूझते हुए, इस संघर्ष में हम सब एक हैं। यह सरकार को समझ में नहीं आता, उपचुनावों में थोड़ा समझ में आया है, आने वाले चुनावों में पूरा समझ में आ जाएगा। जी सर, महंगाई पे आप लोग बड़ी रैली करने वाले दिसंबर में, उसका कुछ प्लान तैयार हुआ है? जी, एआईसीसी के संबद्ध व्यक्ति आपसे मुखातिब होंगे और आपको सही वक्त पर यह जानकारी साझा करेंगे। मैंने ना किताब रिलीज हुई है ना पढ़ी है, तो मैं उससे पहले उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। पहले किताब आए, हम और आप पढ़ें, फिर देखेंगे इस पे चर्चा करनी है या नहीं करनी। महंगाई पे पहले आ जाए। क्या आपको लगता है कि अपनी किताब ज्यादा महंगी बेचने के लिए उन्होंने ऐसी बात की?
यह सवाल तो है नहीं, टिप्पणी है। अब इससे मैं सहमत हूं या नहीं वो बाद में बात करेंगे। कंवर जी, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी ने इसको प्रेस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे लीडरशिप पर भी इस मसले को लेकर अटैक कर दिया, हालांकि कांग्रेस के इलेक्शन में चुप थे। जैसा कि मैंने कहा, हम अपने मुद्दों पर अडिग हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम इन मुद्दों से अलग हटकर बात करें। हम उस ट्रैप में नहीं आने वाले। उस किताब से और इन तमाम मुद्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं और आप दिन में कितना संघर्ष कर रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, और मैं और आप उन लोगों की आवाज़ बन पा रहे हैं या नहीं जो इस संघर्ष को चुपचाप झेल रहे हैं, इस दंश को चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं और वो बोल भी नहीं पा रहे। हमारा और आपका धर्म, मैं आपको आपका धर्म याद दिलाऊं ये मेरे को शोभा नहीं देता। मेरा धर्म यह है कि मैं उन लोगों की आवाज़ बनूं। हम इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं या जब भी आकर बैठते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है, उन लोगों की आवाज़ बनना। दिल्ली के मुख्यमंत्री गए हुए पंजाब दौरे पर, अमृतसर में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का कचरा लेना नहीं चाहता, नहीं तो 25 एमएलए और 2-3 एमपी तो कभी नहीं आने के लिए तैयार है। उनकी भाषा न दिल्ली को पसंद आ रही है, अब पंजाब को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अपने कुछ विधायकों को वो कचरा कह रहे हैं जो दिल्ली में हैं अभी। अपने कुछ कॉरपोरेटर्स को कचरा कह रहे हैं, वो जाने, उनके कॉरपोरेटर्स जाने वो कैसे बर्दाश्त करते हैं इस तरह की भाषा अपने नेता की। मैं इस तरह की भाषा पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दिल्ली की जनता जानती है कि वो क्या झेल रही है और किसको झेल रही है। उसके लिए मैं कोई उपाधि नहीं दूंगा, दिल्ली की जनता खुद उपाधि दे देगी। पंजाब में तो वो है ही नहीं, तो बोलते रहे। मैं तो दिल्ली में जहां वो हैं मैं वहां की बात कर रहा हूं। पंजाब में बोलने दो, 1-1.5 महीना 2 महीना और बोलेंगे, फिर चुपचाप आकर यहां बैठ जाएंगे। तो वहां बोल रहे हैं, उसमें क्या टिप्पणी करनी, बोलने दीजिए उन्हें। वहां बोलते हैं 1000 रुपए देंगे, यहां दे रहे हैं। यहां भी तो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, दिया। वहां कहते हैं टीचरों की समस्या हल कर देंगे एक झटके में। यहां दिल्ली के जो संबंधित कॉलेज हैं उनके शिक्षकों को कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, बताएं ना जरा। वो तो हम चुप हैं, अभी बोलना शुरू करेंगे पंजाब में तो इनको होश ठिकाने आ जाएंगे, आना बंद कर देंगे पंजाब। लेकिन पवन जी, खाली केजरीवाल नहीं, ममता बनर्जी भी आपको डेट कर रही हैं। कहीं ना कहीं तमाम पार्टी के नेताओं को शामिल पहले ही कराया जा चुका है। अभी भी आज कीर्ति आजाद और कहा जा रहा है कि अशोक तंवर, जिसको जाना है, जिसको संघर्ष करने का जज्बा नहीं है, सत्ता ही चाहिए, वो जाए। यहां जो बैठे हैं वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, कर रहे हैं, करेंगे। अब कोई भी पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर गोवा में बोलें तो समझ में आता है, क्योंकि सत्ता वहां, सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की है। वहां भी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको खुद समझ लेना चाहिए वो क्या है और उनकी नीयत क्या है। जो बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात की बात सामने आई है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेताओं को वो अपने में शामिल कर रही है, तो विपक्षी एकता को मजबूत करने की जो बात आप लोग मिलकर करते हैं, आपको लगता है कि मतलब मुंह में राम बगल में छुरी कैसे? हम सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों की बात करते हैं जिन मुद्दों की वजह से हम लोग राजनीति में हैं। जिनको उन मुद्दों से वास्ता है वो साथ अपनी आवाज जोड़ेंगे, जिन्हें नहीं है वो अपनी अलग सुर में गाएंगे। इसमें हमेशा चलता आया है, कोई आज पहली बार तो हो नहीं रहा। पवन जी, कृषि कानून की वापसी के बाद, ऐलान के बाद, अब सीए का मामला फिर आ गया है और मुझे कहा जा रहा है कि हम फिर सीए के लिए शाहीन बाग की तरह धरना देंगे। कल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इसके अलावा और कई जमातों ने इस तरीके का ऐलान किया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या 9 जनवरी से पहले there are reports that before 9 January the government might actually come up with the CA. Let these reports come officially. We'll respond to it officially because we have seen the track record of Mr. Narendra Modi. मैं आपको हिंदी में भी बोलूँगा. We have seen the track record of Mr. Narendra Modi. He realizes his mistakes exactly in 12 months. So let's see if he realizes all his mistakes. We are also preparing a list of his mistakes. And we are very sure that he will realize his mistakes. मोदी जी का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हर 12 महीने में अपनी गलती समझ में आती है उनको। समझ में थोड़ी सी कमजोरी है,
थोड़ी नहीं 12 महीने की कमजोरी रहती है। जो बात मुझे और आपको 5 मिनट में समझ में आती है, मोदी जी को 1 साल बाद समझ में आती है। तो इंतजार करते हैं, शायद ये अब गलतियां भी सुधारें वो अपनी। सर टीएमसी के ऊपर ही आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। टीएमसी के साथ अपोजिशन की मीटिंग होती है पार्लियामेंट सेशन के दौरान, टीएमसी के सांसद वहां रहते हैं और आप एक साथ मिलकर धरना भी देते हैं जो भी मुद्दा होता है। आज आपको नहीं लगता पैन इंडिया एक्सपेंशन की कोशिश कर रही है टीएमसी, जहां पे थर्ड फ्रंट बनाने को, थर्ड फ्रंट का चेहरा ममता बनर्जी को बनाने की कोशिश की जा रही है, और सबसे पहली कड़ी के अंदर कांग्रेस के नेता तमाम राज्यों से, चाहे गोवा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपकी यूपी आजाद का मामला हो, चाहे अशोक तंवर का मामला हो, आपको नहीं लगता कि आप ही का एक सहयोगी पैन इंडिया कोशिश कर रहा है, उस पर कांग्रेस क्या सोचती है? नहीं, देखिए, सब जो भी राजनीति में है, कोई भी पार्टी हो, उसका कर्तव्य है वो अपनी पार्टी की पहुंच बढ़ाए, उसमें हम क्यों बीच में बोलें? जिनको जो करना है वो करें। हम अपने मुद्दों पर राजनीति करने आए हैं, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर अपनी आवाज और इस देश की आवाज बुलंद करेंगे। हमारा बहुत सिंपल एक पॉइंट का एजेंडा है कि जनता को जो मोदी जी की गलतियों से परेशानी हो रही है, उस परेशानी को आवाज देने का धर्म विपक्ष का होता है। वो धर्म पूरे देश में पिछले 7.5 साल में आपको एक पार्टी निभाती हुई दिखेगी, वो है कांग्रेस पार्टी। एक नेता आवाज उठाता हुआ सुनाई देगा, वो है राहुल गांधी। आप जानते हैं पूरे देश में कौन सक्षम है यह आवाज उठाने में, और आपको दिख रहा है। पवन जी, अकाली दल में बीजेपी के साथ शायद इत्तेहाद कर ले पंजाब में, जिस तरीके की बातें हो रही, तो ऐसे में ये भी आ रहा है कि फिर मायावती अपना जो साथ है अकाली दल का वो छोड़ देंगी, तो क्या कांग्रेस जो है पंजाब में बीएसपी के साथ जो तालमेल या कांग्रेस पार्टी पंजाब में एक नए खून की, उसमें एक नसों में नया खून दिख रहा है, जोश है वहां के वर्कर में, वोटर में एक उत्साह है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। जी, आप कुछ पूछ रही थी। सर, वो दूसरा सवाल था मणिशंकर अय्यर पे, क्योंकि आप कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि ये मुद्दे हम लोग के, तो क्या हमने मणिशंकर अय्यर भी शामिल है? उन्होंने बोला रक्षा का जो बजट है वो कम कर देना चाहिए, और इतना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, चाइना और पाकिस्तान दो हेडलाइंस हैं, हम लोग अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो देखिए, क्या कांग्रेस कोई नेता अपनी निजी टिप्पणी करे, उस पर पार्टी अपना वक्तव्य दे, सफाई दे, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता। हर नेता का अपना एक सोच होती है और उसका अधिकार है, वो जो बोलना चाहे, सोचना चाहे, बोलें, कोई अपराध नहीं है। उन्होंने पार्टी लाइन बड़ी स्पष्ट है। सीमा सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज चारों तरफ चीन का खतरा, पहले तो हम कहते थे मंडरा रहा है, अब तो भीतर आ रहा है, भीतर आके गांव बना रहा है, गांवों में घर बना रहा है, और घर भी ऐसे जो कैंटोनमेंट का भी काम करते हो। सिक्किम हो, अरुणाचल हो, उत्तराखंड हो, लद्दाख हो, चारों तरफ हमें दिख रहा है चीन का खतरा। उधर पाकिस्तान की नीयत हमसे किसी से छिपी नहीं हुई है। तो यह सब मुद्दे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर कहीं कोई, जी हां, विदेश नीति में बहुत बड़ी कमजोरियां रही हैं। कमजोरियां क्या, बहुत, जिसको अंग्रेजी में डिजास्टर कहते हैं, वो हुआ है। हमारे जो पुराने मित्र थे, आज वो हमारे मित्र नहीं रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। अफगानिस्तान में भारत की कोई भूमिका ही नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटे छोटे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, महत्वपूर्ण मित्र थे हमारे, उन सब में जो चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे भी असली मुद्दे हैं जो देश के हर नागरिक को चिंतित रखते हैं। पवन जी, इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कार्रवाई पार्टी में हो चुकी है, अलग अलग बयान देने की वजह से कई और नेता जो है पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं, ऐसा लगता है पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। क्या इन नेताओं के खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए या कि ऐसे ही छोड़ देना? ये पार्टी के खिलाफ तो इसमें कोई बयान मुझे नहीं नजर आया। मुझे नहीं समझ में आया कि ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। वो उनकी एक सोच है कि रक्षा बजट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे दोस्ती होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए। इसमें पार्टी के खिलाफ क्या बात हुई? किताब आने दीजिए, बाहर देख तो लें। किताब पढ़े बगैर आप चाहते हैं कि हम पूरी उस पर
पोस्टमार्टम कर दें उस किताब का, वो संभव नहीं होता। ये भी जानकारी आ रही है कि शासन समिति की बैठक शुरू हो गई। मुझे जानकारी नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।